नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम आज क्या कुछ है आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पिन फ्लैग लगाकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। 5 कालिदास मार्ग आवास पर कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम है। अम्बेडकर सभा महासभा भवन विधानसभा मार्ग में कार्यक्रम है। वहीं सुबह 11:30 बजे वैसाखी उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता। गुरुद्वारा नाका हिटोला में होगा कार्यक्रम। तो आज दिन भर सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज प्रदेश के मुखिया का क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिन भर रहने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद चूंकि जो अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ होना है उसमें अग्निशमन सेवा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचेंगे। हालांकि वो पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीजी फायर पिन फ्लैग करेंगे और उसके बाद जो अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह है उसका शुभारंभ होगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर में अग्निशमन सुरक्षा से जुड़े हुए उपायों के बारे में बताया जाएगा। अग्निशमन विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम प्रदेश के सभी फायर टेंडर ऑफिसेस पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में होंगे, जिसका शुभारंभ अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है। दूसरा बड़ा कार्यक्रम है सुबह 10:30 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर महासभा में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे लालजी निर्मल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि अंबेडकर महासभा के चेयरमैन भी वो हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई और महत्वपूर्ण अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे पिन फ्लैग कार्यक्रम के बाद। तीसरा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बैसाखी पर्व को लेकर है, जो कि 11:30 बजे है। नाका हिंडोला स्थित गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर शबद कीर्तन में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो विभिन्न गुरुद्वारे में अनुयायी आए हैं उनके साथ एक संवाद भी करेंगे। जो कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद मतलब 11:30 बजे लके नाका हिंडोला इलाके में स्थित गुरुद्वारा में होना है। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे और अब से थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। हालांकि फायर विभाग का जो सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम है वो 5 कालिदास मार्ग पर शुरू हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारियों को देने के लिए। वहीं प्रयागराज पहुंची एटीएस की टीम। आईएसआई कनेक्शन को लेकर अतीक से एटीएस करेगी पूछताछ। पाकिस्तानी हथियारों को लेकर भी अतीक से पूछताछ होगी। अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। तो जिस तरह से आईएसआई कनेक्शन सामने आया है उसके बाद एटीएस अब इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। तो आईएसआई कनेक्शन को लेकर अतीक से एटीएस पूछताछ करेगी। पाकिस्तानी हथियारों को लेकर भी अतीक से पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, एटीएस अब अतीक और अशरफ से पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तो प्रयागराज पहुंची है एटीएस की टीम और थोड़ी देर बाद अतीक और अशरफ से एटीएस की ये पूछताछ होगी। आईएसआई कनेक्शन जिस तरीके से अतीक का सामने आया है, पाकिस्तानी हथियारों को लेकर अतीक से ये पूछताछ की जाएगी। तो एटीएस की टीम प्रयागराज पहुंची हुई है। तो अतीक और अशरफ से पूछताछ एटीएस की टीम करते हुए नजर आएगी। प्रयागराज पहुंची हुई है एटीएस की टीम। तो अतीक और अशरफ से जहां एक तरफ पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वही दूसरी तरफ एटीएस की टीम भी पहुंच गई है प्रयागराज और थोड़ी देर में माना जा रहा है एटीएस की टीम अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगी।
और अधिक बातचीत करने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन अतीक और अशरफ का सामने आया और उसके बाद अब एटीएस प्रयागराज पहुंची हुई है और इस पूरे कनेक्शन को लेकर आज पूछताछ हो सकती है। तो ब्रजेश जी से तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तानी हथियारों को लेकर अतीक से पूछताछ की जाएगी। अतीक ने को बोला कि किस तरीके से पाकिस्तान से ये हथियार लाए जाते थे, ड्रोन के माध्यम से ये हथियार भारत में आते थे और हथियारों की कमी नहीं है, ये बात सामने आई। और इसके साथ ही आईएसआई कनेक्शन को लेकर आज एटीएस ये पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। तो एटीएस की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में ये पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं पाकिस्तानी हथियारों को लेकर कि किस तरीके से ड्रोन से पाकिस्तान से भारत ये हथियार लाए जाते थे, ये बात सामने आई और आईएसआई कनेक्शन भी अतीक का सामने आया। इसके बाद अब एटीएस एक्टिव नजर आ रही है और प्रयागराज एटीएस की टीम पहुंची हुई है और पाकिस्तानी हथियारों से लेकर आईएसआई कनेक्शन तक एटीएस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अतीक का आईएसआई कनेक्शन सामने आया, उसके बाद अब एटीएस की टीम एक्टिव हो चुकी है और आज कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ से पूछताछ करते हुए एटीएस की टीम नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल अभी यूपी पुलिस और एसटीएफ अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल रिमांड पेशी के दौरान वो पूरा आईएसआई एंगल निकल के सामने आया, पाकिस्तानी एंगल निकल के सामने आया, वो अपने आप में सरप्राइजिंग था। और इसको लेकर के जो सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हो गई हैं। और जिस तरीके से जो है जब हथियारों को पाकिस्तान से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, कैसे ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाती थी, जो है इस एंगल के पुलिस के खुलासे के बाद अब एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। जो है तो एक तरफ यूपी पुलिस और एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड की जांच करेगी, तो वहीं अब एटीएस इसके पाकिस्तान एंगल और आईएसआई एंगल की जांच करेगी। इसको लेकर के अभी तक एटीएस की तरफ से तो आगे क्या कुछ कदम होंगे ये अभी जो है कह पाना मुश्किल है। लेकिन ठीक पीछे इसी धूमनगंज थाने के ठीक पीछे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखाता जाऊं। यहाँ पर जो है ये पूरी जो है ये जांच पड़ताल चल रही है। यहाँ पर पूरे रिमांड के दौरान जो पूछताछ है वो इसी धूमनगंज थाने में चल रही है। और ये जो पूरा इलाका है इसको हाई सिक्योर्ड प्रेमाइसेस में तब्दील किया गया है। आने जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है इस पूरे इलाके से थाने के आसपास। तो पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है सुरक्षित रखा जाए पूरा इस पूरे धूमनगंज थाने के प्रेमाइसेस को। और सबसे बड़ी बात ये है कि महज चंद कदम दूर है जहां पर हत्यारों ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया, जो है उसी के ठीक सामने महज 200 मीटर 200-300 मीटर की दूरी उमेश पाल का घर है, जहां पर ये यहाँ ठीक इसी से जो है सामने जो है उमेश पाल का घर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उमेश पाल की हत्याकांड की जो जगह थी यानी घटना स्थल से महज 200-300 मीटर दूरी पर ही धूमनगंज थाना, और जहां पर पुलिस उसे ला करके पूछताछ कर रही है। लगातार सवालों की जो सूची है वो रखी जा रही है और एक एक करके जो है अलग अलग अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं अतीक से पूछताछ के लिए और अशरफ से पूछताछ के लिए। दोनों को अलग अलग पूछताछ की जा रही है। उसके बाद दोनों को ये संभावना है कि बाद में जो इनसे तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके बाद जो है दोनों को जो है क्रॉस बिठा करके यानी एक दूसरे के सामने बिठा करके भी पूछताछ की जाएगी। तो ये अपने आप में बेहद अहम है ये रिमांड की पेशी, क्योंकि
अभी भी गुड्डू मुस्लिम सहित जो है 4 मुख्य आरोपी, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम जैसे 4 मुख्य जो आरोपी हैं वो अभी इस पूरे मामले में फरार हैं, जो है उनकी जो है तलाश अभी पुलिस को है। तो इन तमाम तथ्यों को कहीं ना कहीं जो है निकालने की कोशिश यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें कर रही हैं और इसको लेकर दोनों से रिमांड में पूछताछ कर रही है। कल रात से लगातार अतीक और अशरफ दोनों अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं, एक रटा रटाया डायलॉग है दोनों के पास कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हम तो जेल के अंदर बंद थे और हमें जो है हमें क्या मालूम, हाई सिक्योरिटी बैरक में आपने हमें रखा था जो है, तो हम कैसे साजिश रख सकते। लेकिन पुलिस ने कई ऐसे एविडेंस पेश किए हैं जिसमें अशरफ चकरा गया है पूरी तरीके से, क्योंकि अशरफ कि जब जो है गुड्डू मुस्लिम और उसके दूसरे जो है साथियों के साथ जो मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात के सीसीटीवी फुटेज भी है, मुलाकात के एविडेंस भी है कि बरेली जेल में जाकर उन्होंने मुलाकात की थी जो है। इसका कोई जवाब नहीं दे पाया अशरफ कि अगर तुम्हारी इस पूरी हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं थी तब भला ये सारे जो आरोपी है वो तुमसे क्यों मिले, और एक बार नहीं 3-3 बार मिले हैं, अलग अलग तारीखों में घटना को अंजाम देने से पहले भी वो सारे लोग मिले हैं। तो अपने आप में ये बेहद अहम है, ये जो रिमांड है ये 4 दिन की रिमांड है। लेकिन अब अतीक और अशरफ और मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें जो पाकिस्तानी एंगल निकल के सामने आया, जो आईएसआई एंगल निकल के सामने आया, इसमें अब एटीएस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, एटीएस अब इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, यूपी पुलिस और एसटीएफ पहले पूछताछ कर रही थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग सारी एजेंसियां अब जो है अतीक अहमद को इन्वेस्टिगेट करेंगी, पूछताछ करेंगी इनसे। ठीक है ब्रजेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, शाइस्ता परवीन आज कर सकती है सरेंडर, तो आखिरी बार देखना चाहती है बेटे असद का चेहरा। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही थी और देखिए शाइस्ता आज माना जा रहा है कि सरेंडर कर सकती है, क्योंकि एक तरफ असद का जनाजा निकलना है और जहां दूसरी तरफ अतीक अहमद को कानूनी दावपेच की वजह से वो इस जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा, तो दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती है और इसीलिए अगर उसे अपने बेटे को देखना है तो उसे पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और लगातार ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अब बात की जा रही है कि असद के जनाजे में कौन शामिल होगा, बात है कि एक तरफ अतीक कानूनी दावपेच की वजह से शामिल नहीं हो सकता है, दूसरी तरफ नजर है शाइस्ता पर, क्योंकि अगर शाइस्ता को अपने बेटे को देखना है आखिरी बार तो आपको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। ब्रजेश जी, तो ब्रजेश जी से तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरी बार असद को देखने के लिए शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है और लगातार हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से असद का जनाजा आज निकलना है, जहां एक तरफ अतीक अहमद इस जनाजे में शामिल नहीं होगा, तो दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि शाइस्ता को अगर अपने बेटे को देखना है तो उससे पहले सरेंडर करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आज ऐसी स्थिति हो सकती है। देखिए, अटकलें लग रही हैं लगातार कि शाइस्ता परवीन जो है सरेंडर कर सकती है और इसको लेकर के आसपास के जो जिले हैं, वो खास करके कौशाम्बी है, चित्रकूट है और प्रतापगढ़ है, आसपास के कई जिले हैं जहां के पुलिस को अलर्ट किया गया है, जहां की अदालतों में भी जो है अब खुफिया पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके क्या कहीं सरेंडर कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अवकाश का दिन है और अवकाश की वजह से जो सरेंडर एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और दूसरी बात खास करके ये है कि अभी तक शाइस्ता परवीन की कोई भी सरेंडर एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट पे नहीं है। हाँ, अतीक की बहन नूरी की एक सरेंडर एप्लीकेशन जरूर गई थी जिसको खारिज कर दिया गया था। तो अटकलें हैं इस बात को लेकर कि शाइस्ता परवीन भी जो है शामिल हो सकती है जनाजे में, लेकिन वो तब तक तकनीकी आधार पर नहीं शामिल हो सकती जब तक कि वो सरेंडर न करे और सरेंडर करने के बाद कोर्ट उसको जो जनाजे में शामिल होने की इजाजत न दे। तो ऐसे में बहुत कम समय है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि शाइस्ता जो है इतनी जल्दी सरेंडर करे और उसके बाद उसको अनुमति भी मिल जाए, क्योंकि अतीक को तकनीकी कारणों से
वो अनुमति नहीं मिली अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए, इसीलिए शाइस्ता की संभावना भी बेहद कम है। लेकिन अटकलें लग रही, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का प्रेशर बढ़ा है, जिस तरीके से असद और गुलाम को जो है एनकाउंटर में ढेर किया गया है, गुड्डू मुस्लिम के लिए भी चर्चाएं तेज है कि उसे भी वो एसटीएफ के शिकंजे में जो है आ सकता है, उसको भी घेरा हुआ। तो ये वो तमाम अटकलें हैं जो अलग अलग तरीके से चल रही हैं। इस बीच शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की जो खबरें हैं वो भी जोर पकड़ने लगी है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, लेकिन इस बात की संभावना कम है प्रयागराज में सरेंडर करेगी, बल्कि प्रयागराज के आसपास के जो कुछ जिले हैं वहां पर, खास करके बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर और इसके साथ ही जो है प्रतापगढ़, ये कुछ जिले हैं जहां पर जो छोटी कोर्टें हैं वहां पर सरेंडर करने की संभावना है। तो इसको लेकर के भी जो है पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है जो है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त जो उसके जनाजे, असद के जनाजे में शामिल होने की बात है तो केवल उसके नाना और मौसा दो ही लोग हैं जो झांसी गए थे शव को हैंडओवर करने के लिए, लेकिन पुलिस ने शव लेने से इंकार कर दिया, शव देने से, माफ कीजिएगा, शव देने से इंकार कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि असद का शव, असद और गुलाम दोनों का शव जो है पुलिस उनके परिजनों को नहीं सौंपेगी, बल्कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस खुद असद के शव को लेकर प्रयागराज आएगी और अपनी पुलिस की सुरक्षा के बीच, पुलिस की निगरानी के बीच ही परिजन उसको सुपुर्दे खाक कर पाएंगे। तो अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि झांसी चूंकि उसके नाना और मौसा असद के जो है शव लेने के लिए गए थे, पुलिस ने शव देने से इंकार कर दिया, सीधे तौर पर कहा कि अगर आप शव लेकर के जाएंगे तो कुछ वहां पर गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा में जो है पुलिस खुद इस शव को लेकर के जो है प्रयागराज आएगी और उसके बाद उसका जो है ठीक है ब्रजेश जी, इस बीच बड़ी खबर भी दे दे अपने दर्शकों को, बड़ी खबर दे दे असद से एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां नाना और मौसा के अलावा कुछ रिश्तेदार अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। असद के जनाजे में नहीं शामिल हो पाएगा परिवार, तो अवकाश के चलते कोर्ट बंद होने से नहीं दाखिल हो सकती अर्जी। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पर संशय बना हुआ है। शाइस्ता के फरार होने के बाद पर पुलिस ने घोषित कर रखा है इनाम। तो अतीक का एक बेटा अली नैनी जेल में, दूसरा उमर लखनऊ जेल में बंद है। अतीक की बहन आयशा नूरी और बेटी भी चल रही है फरार। तो परिवार इस जनाजे में शामिल नहीं हो सकता है और लगातार ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि परिवार को नहीं सौंपा गया है असद का शव। ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि परिवार नहीं शामिल हो सकता है, और देखिए परिवार तो छोड़िए, अभी इस वक्त जिस तरह से आपने अपडेट दी है कि अभी तक शव नहीं दिया गया है परिवार वालों को और पुलिस की सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक किया जाएगा असद का शव। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस बात को लेकर आशंकित है क्योंकि आज जुमे का दिन है और अगर जो है डेड बॉडी असद की जो है उसके इलाके में आती है और परिवार के सुपुर्द कर दी जाती है तो कोई भी कहीं न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। ऐसे में पुलिस चाहती है कि उसे जो है अपनी कड़ी सुरक्षा में और निगरानी के बीच में उसको सुपुर्दे खाक कराया जाए। यही वजह है कि परिजनों को शव देने से इंकार कर दिया है पुलिस ने। अब पुलिस की एक टीम असद और गुलाम के जो है डेड बॉडी को लेकर के प्रयागराज आएगी और अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यानी बहुत लिमिटेड लोग उनके जनाजे में शामिल हो पाएंगे, बहुत लिमिटेड लोगों को ही उस जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें उनके मौसा हैं, जिसमें उनके नाना हैं, जिसमें उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार हैं, वो जो है इस जनाजे में शामिल हो पाएंगे। बाकी किसी को उनके जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं है क्योंकि वैसे भी गुलाम की मां और भाई ने पहले ही जनाजा लेने से या फिर जो है उसकी शक्ल देखने से भी इंकार कर दिया है। ऐसे में गुलाम की पत्नी जरूर जो है शव लेने के लिए जो है पत्नी और ससुराल पक्ष के कुछ लोग जो है पहुंचे हुए, लेकिन दोनों को चूंकि शव देने से इंकार कर दिया गया है और अब पुलिस की अभिरक्षा में उनको लेकर के आया जाएगा, उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने पावन पर्व बैसाखी की शुभकामनाएं दी है। पावन पर्व बैसाखी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा कि खेत खलियान सदा हरे भरे रहे, अन्नदाता किसान सुखी समृद्ध रहे, हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा चेतना का संचार हो। तो बैसाखी की बधाई देते हुए ट्वीट किया है ये।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नोएडा की करेंगे, जहां एमिटी यूनिवर्सिटी में फिर छात्रों का तांडव देखने को मिला। एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने की जमकर मारपीट। कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा। कॉलेज में टीचरों के सामने छात्र की पिटाई। कई छात्रों ने कॉलेज में जमकर मारपीट की। शिक्षक के सामने छात्र की जम की पिटाई के स्टूल पर बैठने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। नोएडा पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। सेक्टर 126 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा है। और देखिए, टीचर्स भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद छात्रों में टीचर्स का ना डर होकर किस तरह से ये तांडव छात्रों का देखने को मिला है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहां शिक्षक के सामने छात्र की जमकर पिटाई की गई और किस तरीके से कुछ छात्र मिलकर एक छात्र को पीट रहे थे और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। लगातार वहां पर टीचर्स भी मौजूद थे, लेकिन इन सब के बावजूद छात्र बेधड़क होकर एक छात्र को मारते पीटते नजर आ रहे थे। चलिए, इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।